नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर, सीएसआईआर नेट, गेट और जेम्स से रिलेटेड फिजिकल केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट कर रखी है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने साथ जुड़ सकें। यदि किसी भी कंटेंट में आप लोगों को किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। आपके नेगेटिव कमेंट भी मुझे थोड़ा सा प्रमोट करेंगे। मैं उन चीज़ों को सुधारने की कोशिश करूंगी, लेकिन आप कमेंट जरूर कीजिए। हम लोग सीएसआईआर नेट, आईआईटी जेम और गेट में आने वाली फिजिकल केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक स्टडी कर रहे थे। हम लोग उसमें स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन स्टडी किया था। कल की क्लास में हमने फोटोकेमिकल रिएक्शन स्टडी की थी। आज हम जो स्टडी करेंगे वो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन स्टडी करेंगे। काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। सबसे पहले कि कैटलिस्ट रिएक्शंस कौन सी होती है, इसकी प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए क्या होते हैं कैटलिस्ट? वो जो कि किसी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन खुद न तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एंड में हमें जैसे हमने कैटलिस्ट लिए थे वो उसी फॉर्म में हमें मिलते हैं। तो एंजाइम हो चाहे कैटलिस्ट हो, कोई भी एंजाइम कैटलिस्ट आर दोज। फर्स्ट प्रॉपर्टी, एंजाइम catalyst are those whose increase the rate of reaction without consume and alter itself। खुद में कोई भी चेंजेस नहीं आता है और न ही वो कंज्यूम होता है, लेकिन रिएक्शन के रेट को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। वो क्या कहलाते हैं? एंजाइम कैटलिस्ट कहलाते हैं। फर्स्ट बात। सेकंड, ये कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन के रेट को किस तरीके से बढ़ाते हैं? ये उनके लिए अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करवाते हैं। तो क्या है? एंजाइम कैटलिस्ट जो है वो उनको अल्टरनेट पाथ, रिएक्शन को अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करवाते हैं। तो सेकंड क्या है? एंजाइम कैटलिस्ट प्रोवाइड alternate path for the reaction। रिएक्शन के लिए उनको अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करवा देते हैं। इस अल्टरनेट पाथ से होता क्या है? उनकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। इस अल्टरनेट पाथ से क्या होता है? उनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या है? एंजाइम कैटलिस्ट decrease the activation energy of a reaction। रिएक्शन की EA से डिनोट कर रही हूं। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। ठीक है।
एंजाइम कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम जल्दी तो स्टेब्लिश करते हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई भी चेंजेस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। तो ये भी बात ध्यान में रखनी है आप लोगों को कि इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश तो जल्दी हो जाता है, क्योंकि क्या होगा यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कब स्टेब्लिश होता है, जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाता है। एंजाइम कैटलिस्ट जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन रेट को भी इंक्रीज करता है, तो बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को भी इंक्रीज करता है। इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू में तो कोई भी चेंजेस नहीं आता है, जितना Kf चेंज हुआ है उतना ही तो K भी चेंज हो गया। तो इनके चेंजेस में तो, इनकी वैल्यू में तो कोई भी चेंजेस नहीं आता है, लेकिन क्या होगा, इक्विलिब्रियम जो है वो जल्दी स्टेब्लिश हो जाएगा। पहले मान लो 20 मिनट्स पे स्टेब्लिश हो रहा था इक्विलिब्रियम, अब वो 15 मिनट्स पे भी स्टेब्लिश हो जाता है। तो अगला पॉइंट क्या है, एंजाइम कैटलिस्ट does not change the value of equilibrium constant ये तो किसी भी कैटलिस्ट की, ये सारी प्रॉपर्टी किसी भी कैटलिस्ट की है। अभी हम एंजाइम कैटलिस्ट पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने एंजाइम आगे लगाया है। बाकी ये प्रॉपर्टी हम किसी भी कैटलिस्ट की पढ़ते हैं। कैटलिस्ट वो होते हैं जो किसी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं, लेकिन वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उसके बाद ये रिएक्शन के रेट को जो चेंज करते हैं, तो ये इनके इस रिएक्शन को अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करते हैं। इस अल्टरनेट पाथ से इनकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। इक्विलिब्रियम रिएक्शंस की बात करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आता है, ये केवल और केवल इक्विलिब्रियम को जल्दी स्टेब्लिश कर देता है। यहां तक हमने कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी स्टडी की है। अब हम स्टडी कर रहे हैं इनको, एंजाइम कैटलिस्ट की काइनेटिक्स को स्टडी करने के लिए सबसे पहले माइकल मेंटन ने अपनी एक इक्वेशन दी थी। माइकलिज्म मेंटन इक्वेशन स्टडी करेंगे, उसके बाद उसकी मैकेनिज्म स्टडी करेंगे, और उसके बाद इस मैकेनिज्म का यूज करते हुए हम जो है वो टर्न ऑफ नंबर निकालेंगे, टर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, कैटालिटिक एफिशिएंसी निकालेंगे। और ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, ये CSIR नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हम जो पढ़ेंगे, सबसे पहले जो पढ़ेंगे माइकलिज्म मेंटन इक्वेशन पढ़ेंगे। पहले हम उसकी मैकेनिज्म समझेंगे, उसके बाद उससे रेट इक्वेशंस ड्राइव करेंगे। रेट इक्वेशंस के बाद हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। उस ग्राफ प्लॉट का यूज करते हुए हम जो निकालेंगे वो टर्न ऑफ नंबर निकालेंगे और टर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद कैटालिटिक एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे और Km की वैल्यू निकालेंगे। ये सब काम अब हम वन बाय वन स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं माइकलिज्म मेंटन इक्वेशन। तो मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे और इक्वेशन भी पढ़ेंगे। ये क्या कहते हैं कि एंजाइम कैटलिस्ट की जो रिएक्शन रेट है वो इनिशियल कंसंट्रेशन, एंजाइम की इनिशियल कंसंट्रेशंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्या कहते हैं कि इनके अकॉर्डिंग एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन का जो रेट है वो एंजाइम की इनिशियल कंसंट्रेशंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या उसके ऊपर डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू माइकलिज्म मेंटन, the rate
enzyme catalyzed reaction depend on the initial concentration of enzymes, और इसको हम ई नोट से डिनोट करेंगे। अब मैं पहले आपको मैकेनिज्म समझा देती हूँ, आपको ये याद रखना है, उसके बाद मैं आपको मैकेनिज्म बता रही हूँ। सबसे पहले क्या होता है, रिएक्शन देख लो, रिएक्शन क्या है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, क्या बना, इनके बीच में रिएक्शन हुई, प्रोडक्ट बना और एंजाइम हमें वापस मिल गया। अब हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं। मैकेनिज्म में क्या होता है कि सबसे पहले एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करता है और क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन स्टेब्लिश हो जाती है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है इंटरमीडिएट। सबसे पहले एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। एंजाइम सबस्ट्रेट एक इंटरमीडिएट की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज होता है और प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वापस हमें एंजाइम एज इट इज मिल जाता है। ये जो एंजाइम्स है, ये एंजाइम सबस्ट्रेट डिकम्पोज होगा, प्रोडक्ट बनाएगा और एंजाइम वापस हमें मिल जाएगा। ये थी हमारी इसकी मैकेनिज्म। अब देखो मैकेनिज्म, ये स्टेप जो होती है ये स्लो स्टेप होती है। कौन सी, सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप स्लो स्टेप होगी, तो स्लो स्टेप ही हमारी क्या होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप ही क्या होगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इस रिएक्शन का जो आप रेट लिखोगे वो कैसे लिखोगे, रेट इक्वल टू K2ES। किसकी कंसंट्रेशन आ गई बेटा इसमें, इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशंस। इस इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशंस को रिमूव करने के लिए क्या करोगे आप लोग, या तो इक्विलिब्रियम मेथड लगाओगे या स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड अप्लाई करोगे। यहाँ पे हम स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड अप्लाई किया था इन्होंने, इसलिए वही अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हम मैकेनिज्म इन्हीं की पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाई स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन ऑन ES। देखो अब यह फॉर्म हो रहा है फर्स्ट स्टेप में। बाय स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है, रेट इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन रेट और इंटरमीडिएट का डिसअपियरेंस रेट क्या होता है, इक्वल होता है। क्या कहता है कि इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन रेट और इंटरमीडिएट का डिसअपियरेंस रेट इक्वल होता है। फर्स्ट स्टेप में बन रहा है, रिवर्स स्टेप में ये कंज्यूम हो रहा है, उसके बाद दूसरी स्टेप में भी ये कंज्यूम हो रहा है। या तो आप नेट जो इनका रेट लिखते हो उसके आगे जीरो लगाओगे तो जहां बन रहा है वहां पे प्लस साइन आएगा और जहां पे ये कंज्यूम होगा वहां माइनस साइन आएगा। यही बताया था मैंने आप लोगों को। और यदि दोनों को सेपरेट करके लिखोगे तो फॉर्मेशन रेट एक साइड लिखोगे, डिसअपियरेंस रेट एक साइड लिखोगे। फॉर्मेशन रेट कौन सा है, फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हो रहा है और ये रिवर्स, और सेकंड स्टेप में ये कंज्यूम हो रहा है। तो रिवर्स और सेकंड स्टेप एक साइड जाएंगी और फर्स्ट स्टेप का रेट एक साइड लिखा जाएगा। मैं फर्स्ट स्टेप का रेट लिख रही हूं, क्या है, K1 E और S किसके इक्वल होगा बेटा, ये फॉर्मेशन रेट हो गया, किसके इक्वल होगा, डिसअपियरेंस रेट। डिसअपियरेंस रेट देखो यहाँ पे रिवर्स हो रहा है तो K इनवर्स ES प्लस क्या आएगा यहाँ पे, K2ES। इस इक्वेशंस को नंबर 1 दे दो, ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। अब देखो इसमें आप लोगों को केवल और केवल ये पता है और इनिशियल एंजाइम्स की कंसंट्रेशन पता है हमें। इनिशियल एंजाइम्स की कंसंट्रेशन पता है, ये कौन सी है, ये कौन सी है, रिमेनिंग कंसंट्रेशंस है। ये कौन सी कंसंट्रेशन है, टी टाइम के बाद एंजाइम्स की कंसंट्रेशन है। तो देखो आपको क्या क्या ई नोट था वो हमने क्या माना है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स।
इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स। ई क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स एट टी टाइम। टी टाइम के बाद ई कंसंट्रेशंस बची है, उसके बाद ई एस कौन सी कंसंट्रेशन है? कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट। देखो अब ये ई नोट, स्टार्टिंग में हमने ई नोट लिया था, स्टार्टिंग में हमने ई नोट लिया था, उसमें से हमारा ई एस जो है वो बन चुका और रिमेनिंग ई बचा है। तो ई नोट किसके इक्वल हुआ? ई प्लस ई एस के इक्वल ही तो हुआ। स्टार्टिंग में आपने ये कहा कि एंजाइम्स की जो कंसंट्रेशन है वो ई नोट है, ये मैंने यहीं पे बता दिया था आप लोगों को। फिर ये कहा कि टी टाइम के बाद जो एंजाइम्स बचे हुए हैं उनकी कंसंट्रेशन ई है, और उसी टाइम जो जिन एंजाइम्स में ने रिएक्शन कर ली वो किस फॉर्म में है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में। तो ई जो ई नोट जो है वो टोटल किसके इक्वल होगा? ई प्लस ई एस के इक्वल, यही होगा। तो ई नोट की वैल्यू यहां से क्या आ गई बेटा? ई एस प्लस ई, यही आई। हमें इस ई की कंसंट्रेशन नहीं पता, क्या नहीं पता? ये नहीं पता अभी, तो मैं इसको, क्योंकि ये तो अभी निकाल रहे हैं तो ये तो उसके साथ ही निकल के आ जाएगी। ये भी नहीं पता हमें, ईएस भी नहीं पता, लेकिन ईएस तो अभी निकाल रहे हैं इसलिए उसके साथ निकल के आ जाएगी। तो मुझे ई की पता करनी है, तो ई क्या हो गया मेरा? ई नॉट माइनस ई एस। ये इक्वेशन नंबर 3 है। यहां से ये वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रही हूं। किसकी वैल्यू? ई की वैल्यू। पुट द वैल्यू ऑफ E from equation 3 into equation 2। देखो क्या आएगा? K1 एज इट इज, E की जगह मैं क्या रख रही हूं? E नॉट माइनस ई एस। E की जगह मैं क्या रख रही हूं? E नॉट माइनस ई एस। E नॉट माइनस ई एस इंटू में S, ये रहा, इक्वल टू क्या आया? K इनवर्स ई एस प्लस K2 ई एस। चलो आगे। अब मुझे इस इक्वेशंस को नंबर दे दो 4, इसको सोल्व करना है, बाकी हटा रही हूं मैं। देखो ये इक्वेशन है आपके पास, अब K1 ई नॉट माइनस ई एस इंटू में S, ये इक्वल टू है K इनवर्स ई एस प्लस K2 ई एस। ये इक्वेशन है, बाकी हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हटा दो। रेट की इक्वेशन मैं इधर साइड में लिख देती हूँ क्योंकि रेट में ही हम पुट करेंगे। रेट की इक्वेशन हमारी थी K2ES, ये थी, ये चाहिए हमें। अब मैं देखो इसको सोल्व करके ES की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशंस को यूज करके। क्या करूंगी? अंदर मल्टीप्लाई कर दो, K1 E नॉट S माइनस K1 ES S, यही आया बेटा। एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई किया इनको और दूसरी बार इसके साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन आके K1 ES S इक्वल टू, यहां क्या बना है? K इनवर्स ES प्लस K2 ES। जहां ES है वो सारे टर्म्स एक साइड ले जाओ, ये रहा ES, इसको भी इधर लेके जाओ। क्या बनेगा आपके पास? K1 E नॉट S इक्वल टू, इसको भी यहां लेके गए, आपके पास क्या बना?
के इनवर्स ई एस प्लस के टू ई एस। अब ये किसका हो गया? प्लस का। जैसे ही उधर जाएगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस के वन ई एस एस। यही बना। इन सब में क्या कॉमन आ रहा है? ई एस कॉमन आ रहा है, तीनों में कॉमन ले लो। के वन ई नॉट एस इक्वल टू के इनवर्स, यहां तो केवल के इनवर्स बचेगा, प्लस यहां पे क्या बचेगा? के टू बचेगा, और यहां पे क्या बचेगा? के वन एस। और इनके बाहर क्या है? ई एस। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? इस इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन की वैल्यू निकालनी है। इसको यहां रखो, बाकी पोर्शन को उठा के इसके नीचे भेज दो। तो ई एस की वैल्यू आपके पास क्या आ गई बेटा? के वन ई नॉट एस अपॉन के इनवर्स प्लस के टू प्लस के वन एस। चलो आगे, ये वैल्यू कहां पुट कर दो? यहां पे ई एस की जगह वैल्यू पुट कर दो आप। इस इक्वेशंस को नंबर आपका कौन सा था? 1, और ये आपका 5 चल रहा था। पुट द वैल्यू ऑफ किसकी? ई एस फ्रॉम इक्वेशन 5 इनटू इक्वेशन 1। देखो पुट करो, रेट की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? रेट इक्वल टू के टू एज इट इज है, ये रहा। अब ई एस की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर रही हूं, क्या है? के वन ई नॉट एस अपॉन के इनवर्स प्लस के टू प्लस के वन एस। ये रेट की वैल्यू आ गई। अब देखो इसमें के इनवर्स प्लस के टू, के इनवर्स प्लस के टू दोनों ही कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है। और मैं इस पूरे इक्वेशंस को जो है वो डिवाइड कर दूं के वन ई नोट से। ये कांस्टेंट है दोनों, और इस पूरी इक्वेशंस को मैं डिवाइड कर रही हूं के वन ई नोट से। तो क्या बचेगा मेरे पास जब मैं इसको डिवाइड करूंगी? तो देखो, ऊपर भी के वन ई नोट से डिवाइड करूंगी और नीचे भी इस पूरे को के वन ई नोट से डिवाइड करूंगी। देखो रेट क्या बनेगा। और इन दोनों की जगह मैं कोई एक नया कांस्टेंट काम में लेके आऊंगी आगे। देखो आपका क्या बनेगा? के टू के वन ई नॉट एस, और इसको डिवाइड कर रही हूं मैं के वन ई नोट से। तो इससे ये कैंसिल आउट अपॉन के वन प्लस के इनवर्स, इसके नीचे एक बार लिख रही हूं के वन ई नॉट प्लस यहां क्या है? के वन एस अपॉन के वन ई नॉट। यहां तक आप लोगों को आ गया समझ में? सॉरी, इसको एस से डिवाइड करना है, के नोट से नहीं। सॉरी 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 सॉरी। इसको जो डिवाइड करेंगे एस से डिवाइड करेंगे। सॉरी, के वन एस से, इसको भी के वन एस से डिवाइड करेंगे प्लस के वन एस अपॉन के वन एस। ये तो वन में कन्वर्ट हो गया। रेट क्या बचा आपके पास? के वन से के वन कैंसिल आउट, एस से एस कैंसिल आउट। क्या बचा? के टू ई नॉट अपॉन के वन प्लस के इनवर्स के वन एस प्लस वन। ये वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट आई। अब देखो इसमें क्या क्या है? ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। इनके लिए एक नया कांस्टेंट काम में लिया के एम। तो रेट आपका क्या आ गया? के टू ई नॉट अपॉन के एम अपॉन एस
प्लस 1। क्या आया? Km प्लस 1। चलो आगे, ये जो था ये माइकल कांस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? माइकल कांस्टेंट। ठीक है, चलो आगे, एक नया कांस्टेंट काम में लिया, इसकी वैल्यू जो है Km, क्या वैल्यू निकल के आई? K1 प्लस K इनवर्स अपॉन K1, और इसको क्या कहा? माइकल कांस्टेंट। चलो यहां तक, तो रेट की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? इस S से मैं इसको वो करूं तो रेट, इसको सोल्व करो और आगे K2 E नॉट अपॉन, ये देखो S एलसीएम आ गया नीचे, ऊपर क्या बना? Km प्लस S, और ये S कहां चला गया? यहां पे। तो इक्वेशन क्या आ गई मेरी? ये बनी। ये बन गई क्या रेट की इक्वेशंस? यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी, अपन जो डिवाइड कर रहे थे वो गलती से मैंने आप लोगों को K1 E नोट बता दिया था। डिवाइड जो कर रहे हैं वो बेटा K1 S से डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं? ऊपर और नीचे इक्वेशंस को K1 S से डिवाइड कर रहे हैं। जैसे ही मैं K1 S से डिवाइड करूंगी तो ये क्या होगा? K2 K1 E नोट S था ऊपर, इस ऊपर वाले को भी K1 S से डिवाइड किया और पूरे नीचे को भी K1 S से डिवाइड किया। तो इस वाले पोर्शन को भी मैंने K1 S से डिवाइड किया है, इस वाले पोर्शन को भी मैंने K1 S से डिवाइड किया है। ठीक है, यहाँ K1 S से ये कैंसिल आउट हो गए, तो ऊपर की तो वैल्यू क्या बची? K2 E नोट, और नीचे क्या बचा अपना? K1 प्लस K इनवर्स अपॉन K1 S, और ये कैंसिल आउट तो ये 1 में चेंज हो गया। ठीक है, K1 प्लस K इनवर्स अपॉन K1 क्या है? ये कांस्टेंट है। इसके लिए माइकल ने एक नया कांस्टेंट नाम दिया जिसको Km कहते हैं, माइकल कांस्टेंट। क्या नाम दिया? माइकल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या थी? K1 प्लस K इनवर्स अपॉन K1। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में? मैं इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो जो मेरा नीचे का S है उसको मैंने एलसीएम ले लिया, नीचे एलसीएम आ गया था, तो ये नीचे वाला पोर्शन क्या बना? Km प्लस S अपॉन S, ये S ऊपर चला जाएगा तो रेट की इक्वेशन जो बनी है वो क्या बनी? K2 E नॉट S अपॉन Km प्लस S। यहां तक की इक्वेशंस आप लोगों को समझ में आ गई? ये रेट की इक्वेशन है। अब इसमें मुझे 3 कंडीशंस क्रिएट होती हैं। याद होगा आपको जब मैंने ग्राफ समझाए थे, उन ग्राफ में मैंने इस तरीके का एक ग्राफ बताया था जहां पे y इक्वल टू ऊपर भी x था और नीचे प्लस में x था। उसमें हमने जो ग्राफ बनाया था एक बार x पे डिपेंड नहीं कर रहा था और एक बार x पे डिपेंड कर रहा था। यहाँ पे भी वही सिचुएशंस आएंगी। अभी देखो आप, रेट की इक्वेशन निकल के आई है मेरे पास। रेट आया है K2 E नॉट S अपॉन Km प्लस में S, ये निकल के आया। अब देखो मैं 3 कंडीशन अप्लाई करवा रही हूं यहाँ पे। फर्स्ट कंडीशन, मैंने ये कहा Km की वैल्यू S के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। फर्स्ट कंडीशन, Km वेरी वेरी ग्रेटर देन S। उस कंडीशन में हमने ये कहा कि Km प्लस S किसके इक्वल हो गया बेटा? Km के इक्वल। जैसे ही मैं Km के इक्वल करूंगी तो रेट की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी? K2 E नॉट S अपॉन Km, यही आएगी। यहाँ पे सबस्ट्रेट के रेस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर की। किस पे डिपेंड कर रही है? सबस्ट्रेट पे। और जब मैं रेट और सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशंस के बीच में ग्राफ खींचूंगी तो लीनियरली इंक्रीमेंट आएगा। ये जो ग्राफ बना ये y हो गया, ये पूरा आपका क्या हो गया? m, और ये आपका क्या है? x। तो जब मैं ग्राफ खींचूं किस किस के बीच में? रेट और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ खींचूं तो कैसा आना चाहिए? इस तरीके का, यही आना चाहिए। यहां तक आ गया। कौन से ऑर्डर का है ये? फर्स्ट ऑर्डर का। कौन से ऑर्डर का है ये?
फर्स्ट ऑर्डर का। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कब फॉलो कर रही है? जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशंस बहुत कम होती है, Km की वैल्यू बहुत ज्यादा है और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशंस बहुत कम है। दूसरी सिचुएशंस उल्टा भी तो हो सकता है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशंस बहुत ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? Km के कंपैरिजन में। तो अब यहाँ पे Km प्लस S किसके इक्वल आ जाएगा? S के इक्वल, यही आएगा। Km प्लस S किसके इक्वल आ जाएगा? S के इक्वल। चलो आगे रखो, पुट करो रेट में। तो रेट की इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? यहां से K2 E नॉट S अपॉन नीचे Km प्लस S की जगह मैं क्या रख दूं? S। इस S से ये S कैंसिल आउट, इस S से ये S कैंसिल आउट। तो रेट मेरा क्या आ गया? K2 E नॉट। ये मैक्सिमम रेट है। ये कौन सा रेट है? मैक्सिमम रेट है। और रेट न्यू मैक्सिमम कहते हैं इसको। क्या आता है? K2 E नॉट। कैसा आएगा? कौन सा ऑर्डर है ये? सबस्ट्रेट के रेस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये जीरो ऑर्डर है। जब मैं रेट और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशंस के बीच में ग्राफ खींचूंगी तो सबस्ट्रेट की एक्सिस के पैरेलल लाइन मिलेगी मुझे। तो ये मेरा y हो गया और ये कोई भी कांस्टेंट है, x तो है ही नहीं, यहाँ पे x तो है ही नहीं, कोई कांस्टेंट ही है। तो मैं जब रेट और सबस्ट्रेट के बीच में ग्राफ खींचूंगी तो कैसी लाइन मिलेगी? हम इस तरीके की ग्राफ मिलेगा। तो ये कौन से ऑर्डर का है? जीरो ऑर्डर का। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कब मिलती है हमें? जब हमारे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशंस बहुत ज्यादा होती है। यही कंडीशन है। चलो आगे, जब ये कहा जाए कि सबस्ट्रेट और Km की वैल्यू इक्वल हो जाए, ये सिचुएशंस भी तो हो सकती है कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशंस और Km की वैल्यू इक्वल हो जाए। उस केस में क्या होगा आपका? Km प्लस S, इसको भी S की तरह बिहेव करवा दूं तो मेरे पास कितने हो जाएंगे? 2S। यही बनेगा। जहां पे Km प्लस S रखा है वहां पे 2S रख दूं, मीन्स Km की वैल्यू भी मैंने क्या पुट कर दी है? S वैल्यू पुट कर दी है। तो रेट की वैल्यू क्या आ गई बेटा आप मेरे पास? रेट इक्वल टू K2 E नॉट S अपॉन 2S। इस S से ये S कैंसिल आउट, इस S से ये S कैंसिल आउट। रेट की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास? K2 E नॉट अपॉन 2। देखो K2 E नॉट की वैल्यू क्या थी? V मैक्सिमम। तो यहां पे रेट क्या आया? V मैक्सिमम बाय 2, V मैक्सिमम बाय 2। अब मैं इसका कंबाइन ग्राफ बनाऊं तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा? लोअर सबस्ट्रेट पे तो लीनियर बनेगा और उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, कुछ इस तरीके का ही ग्राफ बनेगा। लोअर के ऊपर तो इंक्रीज लाइन बनेगी और उसके बाद स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये थोड़ा सा आपका कर्व फॉर्म में आता है, इस तरीके की कर्व फॉर्म में, डायरेक्ट बिल्कुल लीनियर नहीं आता है। तो जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगी तो मेरे पास ग्राफ किस तरीके का आएगा? किस किस के बीच में ग्राफ बना रही हूं? सबस्ट्रेट और रेट के बीच में। इनिशियली फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, इस तरीके से ग्राफ बनेगा और उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा। ये कांस्टेंट कहां हो रहा है? कांस्टेंट कहां पे हो रहा है? V मैक्सिमम पे। देखो यहाँ पे इस सबस्ट्रेट के पैरेलल लाइंस कब मिलती है? V मैक्सिमम पे। तो यहाँ तो जो हमें रेट मिला है वो कैसा है? V मैक्सिमम रेट में। कैसा मिला है? V मैक्सिमम यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन है? सबस्ट्रेट की वैल्यू ग्रेटर है किससे? Km से। यही कंडीशन है यहाँ पे। यहाँ की बात करूं, इससे हाफ, यहाँ पे हाफ मिल जाएगा। हाफ कब मिलेगा? जब Km की वैल्यू S के इक्वल हो जाए। यहां से S जो है वो किसके इक्वल हो जाए? Km के इक्वल। यहाँ पे जो रेट मिल रहा है
वो V मैक्सिमम अपॉन 2 मिलेगा। कैसा मिलेगा? V मैक्सिमम अपॉन 2 रेट। और ये कौन से ऑर्डर की है? यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। किसके रेस्पेक्ट में? सबस्ट्रेट के रेस्पेक्ट में। यहाँ कौन सी है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। किसके रेस्पेक्ट में? सबस्ट्रेट के रेस्पेक्ट में। यहाँ कौन सी कंडीशन से मिला हमें ये ग्राफ इस तरीके का? जब हमारा सबस्ट्रेट की वैल्यू बहुत कम है, किसके कंपैरिजन में? Km के वैल्यू के कंपैरिजन में। ये हमें जो है वो कंप्लीट ग्राफ यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। आज हम लोगों ने जो स्टडी किया वो माइकलिज्म मेंटन इक्वेशंस की है। सबसे पहले हमने उसकी मैकेनिज्म स्टडी की। मैकेनिज्म में हमने ये कहा कि जो सबसे पहले एंजाइम्स जो है वो सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होता है और एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट बनाता है। ये एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट डिकम्पोज होता है और प्रोडक्ट और एंजाइम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस मैकेनिज्म का यूज करते हुए हमने रेट की एक इक्वेशन निकाली थी। उसमें हमने ये कहा था कि जो रेट होता है वो इनिशियल एंजाइम्स की इनिशियल कंसंट्रेशंस पे डिपेंड होता है। इसलिए हमने वहां पे E नोट जो निकाला था वो E नोट वो था E प्लस में ES। E कौन सी थी? वो कंसंट्रेशंस जो T टाइम के बाद एंजाइम्स की बची हुई थी, रिमेनिंग कंसंट्रेशंस। और ES कौन सी कंसंट्रेशन है? जो एंजाइम्स कंज्यूम हो चुके उनकी कंसंट्रेशन है, सबस्ट्रेट के साथ जो एंजाइम्स कंज्यूम हो चुके। और E नॉट कौन सी कंसंट्रेशन है? इनिशियल कंसंट्रेशन है। एक मिस्टेक हो गई थी, आप ध्यान रखना कि जब हमारा जो रेट निकल के आया था, बाद में जब मैंने उसको डिवाइड किया था, एक बार मुझसे गलती हो गई थी, उसको मैंने डिवाइड कर दिया था K1 E नोट से। K1 E नोट से डिवाइड नहीं करना है बेटा, आपको K1 S से डिवाइड करना है, ऊपर और नीचे। ऊपर और नीचे जब हम K1 S से डिवाइड करेंगे तो हमारे रेट की इक्वेशन जो निकल के आएगी वो इस तरीके की इक्वेशन निकल के आएगी, जहां पे Km की जो वैल्यू आती है वो आती है K1 प्लस K इनवर्स अपॉन K1। ये वैल्यू आती है। ये तीनों कांस्टेंट थे, इसलिए इनके लिए एक नया कांस्टेंट काम में लिया माइकल ने, इसलिए इसको माइकल कांस्टेंट कहा जाता है। अब हम अगली क्लास में Km की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। Km की वैल्यू ग्राफ से फाइंड आउट हो जाती है। कहाँ पे? जहां पे V मैक्सिमम अपॉन 2 रेट मिलता है, वहां पे जो सबस्ट्रेट की वैल्यू होती है वही क्या है? Km की वैल्यू है। देखो यहाँ पे इस कंडीशन से यही आया था, ये रहा V मैक्सिमम अपॉन 2। कब मिला था हमें? जब सबस्ट्रेट और Km की वैल्यू इक्वल हो गई थी। इस रेट से हमने 3 कंडीशंस बनाई अलग अलग। एक बार हमने कहा, क्योंकि ये जो ग्राफ मिला ये हमें उसी तरीके से मिला है, याद होगा आप लोगों को, मैंने एक आपको ग्राफ प्लॉट करना बताया था जिसमें मैंने आपको ये कहा था y इक्वल टू, ऊपर भी x था, नीचे x प्लस c की फॉर्म में था, यही था। तो हमारा ग्राफ जो बना उसमें हमने 2 अलग अलग कंडीशंस लेते हुए काम किया है कि एक बार c की वैल्यू ज्यादा हो तो x पे क्या इफेक्ट, इस पूरे ग्राफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद हमने ये कहा कि एक बार x की वैल्यू ज्यादा हो तो पूरे ग्राफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक बार यहां से हमने ये कहा कि s की वैल्यू जो कम है किसके कंपैरिजन में? Km के। तो क्या आ गया मेरे पास? Km। ये पूरा Km की फॉर्म में बन गया। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन निकल के आ गई। जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा कर देते हैं तो ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में कन्वर्ट हो गया, देखो आप लोग। और जब दोनों की इक्वल होती है वहां पे जो रेट मिलता है वो मिलता है V मैक्सिमम बाय 2। इस फिर हमने इसी इक्वेशंस को लेते हुए इसका ग्राफ प्लॉट किया है। ये ग्राफ तक, यहाँ तक आपको याद रखना है। कल की क्लास में हम जो है वो Km की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद टर्न ऑफ नंबर्स निकालेंगे और टर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। उसके बाद कैटालिटिक एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे। ये जो टॉपिक है ये नेट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस आते ही हैं। थैंक यू।